हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिप्लोमा विद सोनू। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे कि आज हम लोग बात करने वाले हैं डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, जो कि आरसीसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं, जो कि 2020 इवेंट में क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था। यही क्वेश्चन के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। इसमें जो है क्वेश्चन बैंक, जो कि वीएनएस पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक है, उस क्वेश्चन बैंक से अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो आपको कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको लगता होगा कि ये क्वेश्चन का आंसर गलत है। तो इसी टाइप में हम लोग बात करेंगे, सभी क्वेश्चन को सही करेंगे यहाँ पे और विथ प्रूफ सही करेंगे। उसको प्रूफ भी मैं दूंगा आपको गूगल के द्वारा, जो स्क्रीनशॉट लिया गया है मैं आपको दूंगा। तो आइए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है डिजाइन ऑफ स्ट्रेस फॉर एफी 415 इज। एफी 415 जो है उसका डिजाइन स्ट्रेस क्या होता है। तो देखिए, ऑप्शन जो है वीएनएस पब्लिकेशन का वो बोलता है कि बी ऑप्शन होगा, लेकिन जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा 361 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो ये कैसे होगा, ये पूरी चीज़ों को समझते हैं। देखिए, डिजाइन स्ट्रेस बोला जा रहा है, ना कि यहाँ पे एल्ड स्ट्रेस बोला जा रहा है। ठीक है, एफी 415 का एल्ड स्ट्रेस होता है 415 न्यूटन पर एम स्क्वायर। डिजाइन स्ट्रेस जब बोला जाएगा तो 415 जो एल्ड स्ट्रेस होगा, एल्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय एफओएस होता है, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15 आप जब लगाएंगे तो ये आपको कुछ आंसर आएगा 360 पॉइंट अप्रॉक्स, कुछ आएगा 360 पॉइंट कुछ। तो इसको हम लोग 361 लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 361 न्यूटन पर एम स्क्वायर। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है द एनालिसिस ऑफ बीम इज डन फॉर। देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारा इसमें मिस्टेक मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे भी आपको दिखाया गया होगा, लेकिन यहाँ पे आप गौर कीजिएगा। द एनालिसिस ऑफ बीम इज डन फॉर, बीम का एनालिसिस हम लोग करते हैं क्यों। यहाँ क्वेश्चन ये है कि एनालिसिस हम लोग जब करते हैं तो किस लिए करते हैं। तो गिवन बिर्थ के लिए, या 1 मीटर बिर्थ के लिए, या 1 मीटर लेंथ के लिए। तो एनालिसिस हम लोग बीम का करते हैं फ्रेंड, वो होगा कि यहाँ पे अगर आंसर होता कि एनालिसिस ऑफ बीम इज डन फॉर मिनिमाइजिंग बिर्थ, बिर्थ का मिनिमाइजिंग करने के लिए हम लोग एनालिसिस करते हैं, या बोल सकते हैं कि जो वहाँ पे पैसा लग रहा है मटेरियल में, कॉस्ट को सेविंग करने के लिए एनालिसिस करते हैं बीम को। यही ना पर्पस हो सकता है, या ये पर्पस हो सकता है कि गिवन बिर्थ या 1 मीटर बिर्थ या 1 मीटर लेंथ, ऐसे तो नहीं हो सकता है। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, जो कि नन ऑफ दीज। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे घबराना नहीं है। कितना लोग यहाँ पे, एक यूट्यूब चैनल है वहाँ पे बोला गया है गिवन बिर्थ, लेकिन वहाँ नाम नहीं लूँगा फ्रेंड, लेकिन गिवन बिर्थ वाला ऑप्शन नहीं होगा, कंफ्यूज नहीं होना है, डी ऑप्शन होगा, जो कि नन ऑफ दीज। ठीक है, इसके बाद द शियर फोर्स रजिस्टर्ड बाय वर्टिकल स्टीरअप्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। देखिए, शियर फोर्स जो होता है जो वर्टिकल स्टीरअप्स के द्वारा, तो उसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है वो स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप का होता है, स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप का। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप। अगर इसका रीजन बोला जाए तो देखिए, जो स्पेसिंग निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है ना, एक 0.87 FOI ASV, एरिया ऑफ स्पेसिंग, जहाँ पे एरिया ऑफ जो बार होगा उसका, उसके बाद डी इंटू एस भी होता है, एस भी नीचे डिवाइड में जाता है, इसलिए एस भी क्या प्रोपोर्शनल में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एस भी क्या हुआ, स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वर्टिकल स्टीरअप का शियर फोर्स। ठीक है, द शियर फोर्स रजिस्टर्ड बाय वर्टिकल स्टीरअप इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, जो कि है स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप। इसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन है द इंटरनल रेडियस ऑफ बेंड ऑफ हुक शुड नॉट बी लेस देन फिल इन द ब्लैक्स द डायमीटर ऑफ बार यूज टू फॉर्म द हुक। इंटरनल रेडियस जो होता है हुक का, बेंड ऑफ हुक का, तो उसका कितना से कम नहीं होना चाहिए, जो डायमीटर ऑफ हुक के कितना से कम नहीं होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ट्वाइस ऑप्शन ही करेक्ट होगा, जो कि है 2D से कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम 2D लिखता है, 2D से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें भी एक रीज़न है फ्रेंड, रीज़न ये है, रीजन भी मैं बताता चल रहा हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूजन बाद में ना हो। ठीक है, देखिए, अगर माइल्ड स्टील के लिए खास बोलता है ना, तो माइल्ड स्टील के लिए
टू टाइम्स से कम होता है, ठीक है, टू टाइम्स से कम। लेकिन अगर यहीं पे एच वाई एच डी बार बोल देता, एच वाई एच डी, तो उसके लिए हम लोग लेते हैं 4 टाइम्स। 4 टाइम्स से कम लिया जाता है इंटरनल रेडियस ऑफ बेंड, ठीक है। तो माइल्ड स्टील के लिए ही सिर्फ 2 टाइम्स है, एच वाई एच डी बार के लिए 4 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ट्वाइस ही लेंगे, ठीक है। इसके बाद 5th नंबर क्वेश्चन में आइए देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, 5th नंबर क्वेश्चन जैसा कि बोला जा रहा है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इज, स्टील का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितना होता है, वो क्या होता है। तो हम जैसा कि बात बोले हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, उसका क्या होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है, यील्ड स्ट्रेस होता है। यील्ड स्ट्रेस ही क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील होता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, यील्ड स्ट्रेस, ठीक है। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, जो कि है फॉर M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस शैल नॉट एक्सीड। M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के लिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होना चाहिए, कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए, जैसा कि इसमें ऑप्शन दिया है न्यूटन पर mm स्क्वायर में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि अगर हम लोग बात करें, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। लेकिन अगर ऑप्शन MPa में भी रहता है तो 2.80 MPa, मेगा पास्कल, ठीक है, मेगा पास्कल। इस टाइम में भी हम लोग आंसर उसका आ सकता था, ऑप्शन आ सकता था। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील एज कम्पेयर टू कॉन्क्रीट इज। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर मान के चलिए स्टील से और कंपेयर करें अगर हम लोग कॉन्क्रीट के से, तो देखिए इसका रीजन कैसे हो सकता है, रीजन से समझते हैं, उसके बाद ये ऑप्शन अपने आप को क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए, स्टील जो होता है ये फैक्ट्री में बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है, तो फैक्ट्री में। फैक्ट्री में बनाने से इसमें क्या होता है, उसको हम लोग अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें रीजन ऑफ फेल्यूर का जो चांसेस है बहुत कम जाता है, ठीक है। रीजन ऑफ फेल्यूर का जो चांसेस है कम जाता है, इसलिए वहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या लिया जाता है, कम लिया जाता है। तो इसका जो आंसर क्या होगा, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील एज कंपेयर टू कॉन्क्रीट इज द लोअर। समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम लिया जाता है, क्यों, तो क्योंकि उसको स्टील को हम लोग फैक्ट्री में बनाते हैं, वहाँ पे हम लोग का जो है कि जो लेबर होगा सब स्किल्ड लेबर होगा, और भी क्या कि वहाँ पे जो इंजीनियर होंगे वो स्किल्ड इंजीनियर होंगे, तो वहाँ पे क्या चांसेस ऑफ फेल्यूर कम जाता है, तो इसलिए हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम लेते हैं। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, जो कि है लाइव लोड विथ टाइम कैन वैरी इन। देखिए, लाइव लोड जो होता है विथ टाइम अगर वैरी करेगा तो किस में वैरी करता है, मैग्नीट्यूड में, पोजीशन, या सी बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ दिस। देखिए, लाइव लोड क्या होता है, टेम्पोररी लोड, समझ सकते हैं आप लोग। लाइव लोड टेम्पोररी लोड जो कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए आता है फिर हट जाता है। तो विथ टाइम लाइव लोड क्या होता है कि उसमें क्या वैरी हो सकता है, मैग्नीट्यूड और पोजीशन। तो देखिए, दोनों चीज़ वैरी करता है। जैसे एक रूफ है, मान के चलिए ऐसा रूफ है, ये रूफ है, ठीक है। इसमें अगर मान के चलिए एक टेबल के रूप में मानते हैं तो और अच्छे से हम लोग को क्लियर होगा। एक टेबल है, अगर इस पर अगर मानिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट रखा गया, तो इसका ऑब्जेक्ट का जो लाइव लोड होगा वो टाइम के साथ में वैरी कर सकता है। बाद में ये ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ रख दें, ठीक है, तो इस टाइप में वैरी कर सकता है। तो इसका वैरी किया तो क्या क्या वैरी किया, उसका मैग्नीट्यूड वैरी किया, फिर पोजीशन वैरी किया, दोनों चीज़ वैरी करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑप्शन, जो कि ए एंड बी बोथ ऑप्शन आर करेक्ट। इसी टाइप का क्वेश्चन एक आया था, एक अनदर टाइप अगर बोलें तो हम एक जगह इस क्वेश्चन को और भी देखे हैं, वहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को कैसे दिया गया था, लाइवलीहुड विथ टाइम कैन वेरी इन, ये दोनों ऑप्शन है ए और बी। इसके साथ में सी ऑप्शन एक और है, उसमें लिखा गया है, सी ऑप्शन में लिखा गया है विथ एक्सप्रेस एज यूडीएल, एक्सप्रेस एज यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, उसको लिखा गया है, ये थर्ड ऑप्शन है एक्सप्रेस एज यूडीएल, इस टाइप में लिखा गया है। और उसके बाद में डी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे लिखा गया है ऑल ऑफ दीज।
तो इस टाइप में अगर रहा क्वेश्चन तो ऑल ऑफ दीज होगा। एक्सप्रेस एज यूडीएल, यूडीएल पे भी उसको लाइव लोड चेंज करता है विद टाइम, ठीक है। तो उस टाइप में अगर रहा तो वहाँ पे डी वाला ऑप्शन होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड पोजीशन है तो सी ऑप्शन होगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है। इसके बाद द साइड फेस ऑफ रेनफोर्समेंट इफ रिक्वायर्ड इन ए टी बीम विल बी। देखिए साइड फेस ऑफ फेस रेनफोर्समेंट इफ रिक्वायर्ड इन टी बीम, अगर टी बीम में ज़रूरत पड़ता है साइड फेस ऑफ रेनफोर्समेंट को तो कितना होता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सिंपली जानिए 0.1% ऑफ द वेब एरिया होता है। 0.1% ऑफ वेब एरिया, वेब एरिया जो भी होगा उसका 0.1% होता है एरिया साइड फेस रेनफोर्समेंट। इसके बाद चलते हैं हम लोग 10th नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है इफ वन वे स्लैब इन वन वे स्लैब मेन स्टील इज प्रोवाइडेड लॉन्ग। वन वे स्लैब में मेन स्टील किसके लॉन्ग प्रोवाइड किया जाता है, लॉन्गर, शॉर्टर या बोथ एंड बी। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारा वो होगा शॉर्टर स्पैन के तरफ वन वे स्लैब में हम लोग मेन स्टील को प्रोवाइड करते हैं। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है इन टू वे स्लैब बेंडिंग अकर्स इन डायरेक्शन। टू वे स्लैब में बेंडिंग किस डायरेक्शन में अकर करता है, होता है या हैपेंस, ठीक है। तो लॉन्गर, शॉर्टर या सी बोथ एंड बी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड वो है टू वे स्लैब में जो होता है बेंडिंग वो दोनों डायरेक्शन में अकर करता है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है। फिर द मिनिमम थिकनेस ऑफ कवर एट द एंड ऑफ रेनफोर्सिंग बार शुड नॉट बी लेस दैन twice the diameter of the bar in subject to a minimum of। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 25 mm। 25 mm से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ तक हम लोग कर लिए 12th नंबर क्वेश्चन तक। फिर है 30 नंबर क्वेश्चन जो कि है टॉर्सनल रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन। टॉर्सनल रेनफोर्समेंट किस में प्रोवाइड किया जाता है, वन वे में, टू वे में या बोथ ए एंड बी। तो देखिए टॉर्सनल रेनफोर्समेंट जो होता है ये सिर्फ टू वे स्लैब पे प्रोवाइड किया जाता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं लेना है यहाँ पे, सिर्फ टू वे स्लैब पे। जैसे कि हम बोले कुछ यूट्यूब चैनल पे बताया गया था इसमें वन वे स्लैब होता है, लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन होगा एकदम क्लियर रहिएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है यहाँ पे, वो होगा बी ऑप्शन जो कि है टू वे स्लैब। टॉर्सनल रेनफोर्समेंट ओनली इन टू वे स्लैब, और टू वे स्लैब पे भी कहाँ, तो कॉर्नर्स पे, ठीक है। कॉर्नर्स पे टॉर्सनल रेनफोर्समेंट दिया जाता है ज़्यादातर, ठीक है, कॉर्नर्स पे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड अब यहाँ से दो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन पे मैं आपको चैलेंज करता हूँ, सभी को यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। मैं सभी का आंसर जानना चाहता हूँ कि क्या क्या आप लोग का यहाँ पे जो पीछे आप पढ़े हैं, रिवीजन किए हैं, तो उसका यहाँ पे क्या क्या आपको याद है। आप देखिए यहाँ पे द लेंथ ऑफ अ स्टेयरकेस सिचुएटेड बिटवीन टू लैंडिंग्स इज कॉल्ड। लेंथ ऑफ अ स्टेयरकेस जो होता है उसके दो लैंडिंग के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्ट स्लैब, राइज, फ्लाइट, ट्रेड। ये देखिए थर्ड सेम जो बिल्डिंग ड्राइंग के जब हम लोग पढ़े थे तो बिल्डिंग ड्राइंग में आप लोग पढ़े होंगे कि वहाँ पे ट्रेड, राइज, फ्लाइट के बारे में। तब यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आंसर आपको तुरंत ही बता देंगे 15 क्वेश्चन के बाद। देखिए 15 क्वेश्चन का भी आपको आंसर बताना है। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ लैटरल टाइज इन अ कॉलम। मैक्सिमम स्पेसिंग कितना होगा, 200 mm, 300 mm, 400 mm और 500 mm। तो करेक्ट ऑप्शन आप लोग बताइए, हम अब आपको आंसर यहाँ पे बताते हैं। देखिए 14 नंबर जैसा कि क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ अ स्टेयरकेस सिचुएटेड बिटवीन टू लैंडिंग्स इज कॉल्ड। तो लेंथ ऑफ अ स्टेयरकेस जो होता है अगर दो लैंडिंग के बीच में जो सिचुएटेड होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लाइट। यह 14 नंबर वाला क्वेश्चन का ऑप्शन होगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा जो कि है फ्लाइट, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ लैटरल टाइज इन ए कॉलम। लैटरल टाइज इन ए कॉलम इसका मैक्सिमम स्पेसिंग क्या होता है, तो होता है बी ऑप्शन जो कि है 300 mm। तो करेक्ट ऑप्शन बी 300 mm। अब आप लोग को मैं देखता हूँ कि किनका ऑप्शन सही हुआ है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन और 17 नंबर क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन एकदम कन्फ्यूजन वाला है।
दोनों क्वेश्चन पे अच्छा से गौर करना होगा हम लोग को, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो देखिए क्रिटिकल सेक्शन फॉर वन वे शियर इन फुटिंग्स इज एट फिल इन द ब्लैक्स फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम। देखिए क्रिटिकल सेक्शन जो होता है उसमें जब वन वे शियर इन फुटिंग में, तो वो कहाँ पे होता है, फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम। जैसे इफेक्टिव डेप्थ फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम, या हाफ द इफेक्टिव डेप्थ, या टुवाइस द इफेक्टिव डेप्थ। यहाँ पे जैसा कि आपको आंसर दिया हुआ है बी, लेकिन ये आंसर मैं आगे ही बोलता हूँ कि ये गलत ऑप्शन है, आंसर है। ठीक है, बी ऑप्शन नहीं होगा। अब ये तीनों में से आपको चुनना है ए सी डी। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, और ये 70 नंबर क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। कुछ हम लोग स्क्रीनशॉट देखते हैं गूगल के द्वारा, उसके बाद सभी चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो आइए स्क्रीनशॉट को आगे देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो स्क्रीनशॉट के बात बोले हैं वो स्क्रीनशॉट यही है। इसमें आपको धुंधला धुंधला सब ये फिगर दिख रहा होगा दोनों, लेकिन ये चीज़ आपको गौर से यहाँ पे देखिए, क्रिटिकल सेक्शन फॉर वन वे शियर के लिए ये एक फिगर है, और क्रिटिकल सेक्शन फॉर टू वे शियर के लिए, ठीक है, ये फिगर है। टू वे शियर मिनिमम मानिए कि फुटिंग के समय आपको टू वे शियर के रूप में बताएगा, जहाँ पे पाइल फाउंडेशन के बारे में बात करेगा तब। ठीक है, और ये यहाँ इसी फिगर को मैं और अच्छे से आपको दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, वही फिगर है, सेम फिगर है। आपको खाली मैं यहाँ पे अच्छे से आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए वन वे शियर, यहाँ पे वन वे शियर ही है, वन वे एक्शन यहाँ पे लिखा गया, कोई टेंशन नहीं है। टू वे शियर, ठीक है। इस टाइम में अगर रहा तो वहाँ पे आपको जो होता है क्रिटिकल सेक्शन, वो कहाँ से कहाँ तक होगा ये समझिए। क्रिटिकल सेक्शन जो होता है, ये वाला डिस्टेंस जो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ से यहाँ, ये होता है क्रिटिकल सेक्शन के डिस्टेंस। जो देखिए वन वे शियर में डी होता है, सिर्फ डी, यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे डी लिखा हुआ है, डी। और टू वे शियर में जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक ये डी/2 होता है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे डी/2। और भी मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, डी/2। ठीक है, अब हम लोग ऑप्शन की तरफ चलेंगे तो आपको अच्छे से और भी क्लियर होगा। ये डी ऑप्शन है वन वे शियर में, ठीक है, वन वे एक्शन या वन वे शियर, ठीक है। और उसके बाद में टू वे शियर में डी/2 है। तो आइए अब कुछ कुछ और भी हम लोग, जैसे क्वेरा है, क्वेरा में कुछ कुछ ओपिनियन कुछ कुछ इंजीनियर देते हैं, कुछ कुछ मतलब जो भी पढ़ाई लिखाई किए हुए हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, वो अपना ओपिनियन देते हैं यहाँ पे। जैसा कि देख रहे होंगे क्वेरा एक ऐसे वेबसाइट चलता है, इसमें एक मनीष बासाती करके आप लोग भी गूगल पे देख सकते हैं, इनका आंसर अभी भी है। मास्टर स्ट्रक्चरल इंजीनियर बेंगलोर इंस्टीट्यूट से हैं। ये देखिए क्रिटिकल सेक्शन के बारे में क्या बोले हैं, इनका भी एक बार देख लेते हैं। क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर, वन वे शियर जब रहेगा तो डी जो कि इफेक्टिव डेप्थ डिस्टेंस फ्रॉम द फेस कॉलम, हम लोग लेंगे डी या इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। उसके बाद में टू वे जो कि पंचिंग शियर, इसमें हम लोग लेंगे डी/2 डिस्टेंस अराउंड देम, अराउंड द कॉलम। या यहाँ पे पाइल फाउंडेशन भी है, यहाँ पे देखिए पाइल फाउंडेशन के लिए भी है, पाइल फाउंडेशन वाला अभी दिया हुआ नहीं है। तो देखिए टू वे शियर मिनिमम वही होता है फुटिंग्स के लिए पाइल फाउंडेशन में, जो कि डी/2 डिस्टेंस पे होता है। वन वे शियर में आप लोग समझ गए होंगे, डी मतलब इफेक्टिव डेप्थ पे हम लोग लेते हैं फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम, इतना समझ गए। अब चलिए हम लोग ऑप्शन की तरफ चलते हैं, तब हम लोग को और भी अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए फ्रेंड, जैसा कि मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाया वहाँ पे और सभी चीज़ों के बारे में भी बताया, तो देखिए क्रिटिकल सेक्शन फॉर वन वे शियर, तो इसमें क्या दिया हुआ था, वहाँ दिया हुआ था ना डी और इफेक्टिव डेप्थ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है, इफेक्टिव डेप्थ प्रूफ के साथ मैं बता रहा हूँ, कोई के भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। आप लोग अगर एग्जाम में आता है तो ए ऑप्शन टिक आउट कीजिएगा, इफेक्टिव डेप्थ। प्रूफ भी मैं दे दिया हूँ गूगल के द्वारा है, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया हुआ था, ये होगा इफेक्टिव डेप्थ। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि 70 नंबर क्वेश्चन है। द क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर फॉर फुटिंग ऑन पाइल्स इज एट ए डिस्टेंस इक्वल टू ऑफ द फुटिंग फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम। तो इसमें भी जो ऑप्शन है ये बी गलत ऑप्शन है, इफेक्टिव डेप्थ नहीं होगा, हाफ द इफेक्टिव डेप्थ होगा, जो कि डी/2 है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे भी ए ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे भी ए ऑप्शन करेक्ट है, हाफ द इफेक्टिव डेप्थ। जब क्रिटिकल सेक्शन बात किया जाए, क्रिटिकल सेक्शन फॉर वन वे शियर, यहाँ पे तो क्रिटिकल सेक्शन फॉर, यहाँ पे शियर सिर्फ लिखा है, लेकिन यहाँ पे मानिए टू वे शियर ही है, टू वे शियर रहेगा, तो क्या होगा कि वहाँ पे हाफ द इफेक्टिव डेप्थ होता है
टू वे सीयर पे। अगर सिर्फ सीयर लिख रहा है तो यहाँ पे तो हम लोग करेक्ट करके यहाँ पे आपको हाफ द डे इफेक्टिव डेप्थ ही बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर वन वे सीयर यहाँ पे साफा लिखता, वन वे सीयर, यहाँ पे पाइल फाउंडेशन के कारण मैं आपको बता रहा हूँ हाफ द इफेक्टिव डेप्थ, पाइल फाउंडेशन के कारण, ये पाइल, ठीक है, इसके कारण। लेकिन अगर यहाँ पे वन वे सीयर लिखता तो हम लोग इफेक्टिव डेप्थ इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो सिंपली समझिए वन वे सीयर में इफेक्टिव डेप्थ होगा डिस्टेंस और टू वे सीयर में हाफ द इफेक्टिव डेप्थ। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, बाकी ये सब में कन्फ्यूजन होते ही रहेगा। इसके बाद द लाइव लोड टू बी कंसाइडर्ड फॉर इनएक्सेसिबल रूफ। लाइव लोड जो कंसाइडर किया जाता है इनएक्सेसिबल रूफ के लिए, तो वो क्या होता है, तो होता है 0.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही ऑप्शन आपको गूगल पे दिया हुआ रहेगा, 0.75 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जब आप लोग सेंटीमीटर स्क्वायर के जब मीटर स्क्वायर में जब यहाँ पे किलो न्यूटन में जब हम लोग चेंज करते हैं तो किलो न्यूटन में ये 0.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाता है चेंज होके। तो यहाँ से कन्फ्यूजन नहीं होना, 0.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही ऑप्शन होगा। इसके बाद सेक्शन आर प्रीफर्ड बाय डिजाइनर्स। कौन सा सेक्शन होता है जो डिजाइनर्स के द्वारा प्रीफर्ड किया जाता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा बी, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन इज ऑलवेज प्रीफर्ड बाय द डिजाइनर्स, ठीक है। सो 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्टिन्यूअस बीम्स आर डिजाइंड एज बीम्स। कंटिन्यूअस बीम जो होता है वो किस रूप में डिजाइन किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, डबली रेनफोर्स्ड। डबली रेनफोर्स्ड बीम की तरह कंटिन्यूअस बीम को हम लोग डिजाइन करते हैं। तो ये बात रहा 2020 का डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का क्वेश्चन का। अब हम लोग अगले कुछ लेक्चर में हम लोग करेंगे 2019 का भी क्वेश्चन को कर लेंगे, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रह सके और परीक्षा में हम लोग को अच्छा मार्क्स आ सके, ठीक है। तो अगला जो लेक्चर आएगा उसमें 2019 का भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। सो इस लेक्चर अगर आपको पसंद आया है तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, उनको भी बताएं कि क्या क्या आंसर है, उनसे भी आप अपना राय लें कि वो उनका क्या आंसर है, ठीक है। सभी का यहाँ पे सहमति लीजिए, सभी लोग पढ़े हैं तो सभी का सहमति लीजिए और आप अपना कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा इसमें आंसर आपके हिसाब से करेक्ट लग रहा है या मेरे हिसाब से गलत है, ठीक है। सो थैंक यू ऑल फ्रेंड।